अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिन। इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में बात होती है कुछ अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल पर। मौज़ूअ गुफ्तगू मुल्की सियासत रहा है। इस रवां हफ्ते में शब व रोज़ बात होती रही सियासी मामलात पर। सिर्फ इस प्रोग्राम में ही नहीं बल्कि दीगर चैनल्स के ऊपर भी, सोशल मीडिया पर, हर जगह मुल्की सियासी सूरत हाल के हवाले से बात होती रही। गुज़िश्ता रोज़ यौम तकरीम शुहदा मनाया गया, ख़ास तकरीबात का इनेकाद किया गया। बड़ी तफसील से हमने अपने प्रोग्राम में गुफ्तगू की। इस दिन को मनाने की ज़रूरत थी और ज़रूरत है सबसे ज़्यादा इन मामलात को समझने की। अभी कुछ देर पहले भी यहाँ पर ये मौजू ज़ेर बहस था कि एक सियासतदान के लिए क्या कुछ ज़रूरी है। और यहाँ बदकिस्मती ये है कि जो कुछ होता रहा गुज़िश्ता चंद हफ्तों में या चंद सालों से अगर देख लें तो ये सब कुछ सियासत के नाम पर होता रहा। और होना तो ये चाहिए था। अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए बार बार ये बात बावर कराते रहे, इसके ऊपर ज़ोर देते रहे, इस मामले को उजागर करते रहे और सवाल उठाते रहे कि ये जो मौशी सूरत हाल है जिसके बारे में फ़िल वक्त बात नहीं हो रही, इसके ऊपर आखिर कब बात की जाएगी। और जैसे जैसे वक्त गुज़रता जा रहा है मौशी सूरत हाल मज़ीद संगीन होती जा रही है। इस सारी सूरत हाल में जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है, तो रियासत का यकीनन नुकसान हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ मईशत को भी बुरी तरह नुकसान पहुंचा है। और इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी मौशी सूरत हाल अब तक बेहतर नहीं हो सकी है। और अब सवाल ये है कि जो हुकूमती इत्तेहाद में मौजूद जमातें हैं वो क्या सोच रही हैं। और बजट क्योंकि अब करीब है और क्या तैयारियां उस सिलसिले में हो रही हैं। हमारा तो हमेशा से जो ख्याल है, जो हमारी फ़िक्र है, वो इस हवाले से होती है कि मज़ीद कितने नए टैक्सेस एक आम आदमी के ऊपर लगाए जाएंगे। और मज़ीद ये कि पहले किसी ज़माने में गए वक्तों में होता ये था कि जब बजट पेश किया जाता था तो लोग ये ख्याल करते थे कि महंगाई में इजाफ़ा होगा। अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सिलसिला रोज़ाना की बुनियाद पर जारी है। किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, कीमतों में बतदरीज इजाफ़ा हो रहा है। और न सिर्फ इजाफ़ा हो रहा है बल्कि इसके साथ साथ उसकी क़िल्लत भी पाई जाती है। अशिया खुर्दनोश की चीज़ें हों या दीगर अजनास हों, इसके अलावा ज़रूरियात ज़िंदगी की जो अशिया हों, कोई भी अब दस्तयाब नहीं है, एक आम आदमी की दस्तरस से बहुत दूर चली गई हैं। तो बहरहाल तो दस्तयाब ना होना और फिर कीमतों में इजाफ़ा होना, ये सारे मामलात ऐसे हैं कि जिसकी वजह से एक आम आदमी बहुत ज़्यादा फ़िक्रमंद है। और आने वाले बजट में क्या कुछ होगा, ये एक बड़ा अहम सवाल है। तो इस तमाम वो मामलात हैं जिसको समझने की ज़रूरत है। और इसके ऊपर अभी तक खुशकिस्मती से बात नहीं हुई और न कोई इसके ऊपर बात करने के लिए तैयार है। तो इसको समझने की ज़रूर कोशिश की जाएगी कि आखिर इन मामलात के ऊपर तवज्जो कब हुकूमत की होती है, कब इन मामलात को हल करने के लिए संजीदगी का मुज़ाहरा करते हैं, जो कि बज़ाहिर नज़र नहीं आ रहा। तो बहरहाल ये वो सारे मामलात हैं। कोशिश करेंगे अपने प्रोग्राम्स के ज़रिए इसके ऊपर बात करें, क्योंकि हम अपने प्रोग्राम में कोशिश यही करते हैं कि जो अवामी नौइयत के मामलात और मसाइल हैं इसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। यकीनन सियासी मामलात ज़ेर बहस आते हैं और इसके ऊपर बात करना बेहद ज़रूरी भी है, लेकिन उसके साथ साथ जो अवामी मामलात और मसाइल हैं उसके ऊपर ज़रूर गुफ्तगू की जाए।
बहुत सारे पैगामात आपके बज़रिया सोशल मीडिया हम तक पहुंचते हैं, जिसमें लोग सवालात अपने भेजते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं। उनके प्रोग्राम देखने का, पसंद करने का और अपनी राय हम तक पहुंचाने का बेहद शुक्रिया। इससे पहले भी ये बात अर्ज़ कर चुका हूँ कि सारे के सारे पैगामात शामिल नहीं किए जा सकते। बहुत सारे मामलात ऐसे होते हैं जिसकी वजह से मोहतात रहना पड़ता है और ये बेहद ज़रूरी है। अल्फाज के चुनाव के हवाले से गुज़िश्ता रोज़ प्रोग्राम में बड़ी खुलकर बात हुई है, इसको भी समझना ज़रूरी है। और बिलखुसूस शहर कराची के जो मसाइल हैं उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पैगामात हम तक पहुँचते हैं। कोशिश करेंगे इस मामले पर गुफ्तगू की जाए। जैसे पिछले प्रोग्राम में जनाब वाला बात हुई कुछ बिजली की सूरत हाल के हवाले से, बदतरीन शहर के अंदर लोड शेडिंग जारी है, उसके हवाले से कम व बेश तमाम ही छोटे बड़े इलाकों से पैगामात मौसूल हुए। बदतरीन लोड शेडिंग का सिलसिला इस वक्त पूरे शहर कराची में जारी है। और बिजली की तकसीमकार कंपनी के हवाले से जो लोगों के खदशात हैं उसमें मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। नीज़ ये कि बिजली की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफ़े की तजवीज़ की गई है और आज मासिवाय इसके शहर कराची का जो बिजली का तकसीमकार जो इदारा है, पूरे मुल्क में बिजली की कीमत में इजाफ़ा हुआ है। तो बहरहाल इसके ऊपर ज़रूर बात करेंगे क्योंकि एक अवामी नौइयत का मामला और मसला है। बहरहाल दीगर मामलात के ऊपर बात करेंगे। स्टूडियोज़ में मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, पहले उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उसके बाद फिर उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। पहले आज के मेहमान आसिफ गफ़ार साहब तज्ज़ियाकार हैं, उन्हें मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश आपकी। दूसरे हमारे मौजूद मेहमान नासिर रियाज साहब तज्ज़ियाकार हैं, हमारे प्रोग्राम्स में आप हमें देखते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। खुलकर आज मौशी मामलात के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी माफ़ कीजिए। और मेरी कोशिश ये होगी कि ख़ास तौर पे बजट के हवाले से जो हमारे खदशात है उसके ऊपर बात की जाए। नासिर रियाज साहब को मैं खुश आमदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया नासिर भाई प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। आसिफ गफ़ार साहब, अब ये जो मसला है शहर कराची के, अभी जैसे मसाइल की बात हो रही है, आपका ताल्लुक़ क्योंकि रियल इस्टेट के शोबे से है, रिहाइश की जो ज़रूरियात हैं उसके हवाले से हम प्रोग्राम्स में गुफ्तगू करते हैं आए हैं। लेकिन अब महसूस ये होता है कि जो शहर कराची की जो इस वक्त सूरत हाल है, चाहे वो अमन अमान के हवाले से हो, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हो, बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से हो, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह गैस की भी भरपूर लोड शेडिंग जो है वो जारी है, उसके हवाले से हो या दीगर मामलात के हवाले से हो, जब ऐसा शहर हो जहाँ रहने के लिए जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, ना चलने के लिए सड़क है, ना नलकों के अंदर पानी है, ना गैस है, ना बिजली है, यहाँ पर कोई शख्स, जैसे हम ओवरसीज़ लोगों को मशवरा देते हैं कि सरमायाकारी करें रियल इस्टेट के शोबे में, कैसे उनको इस तरफ ला सकते हैं? क्या ये मुमकिन है जो यहाँ पहले से मौजूद लोग हैं, जो इस शहर के बासी हैं, उनके ज़मीन उनके गिर्द जो है वो तंग होती जा रही है, कैसे रियल इस्टेट का शोबा तरक्की करेगा, कैसे काम आगे बढ़ेगा, ये तो ज़रा फरमाइएगा। अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई, जो हमारे यहाँ की करंट माशी सूरत हाल है, जिस तरीके से टोटल बिजनेस कोलैप्स हुआ है, उसको दोबारा से पुरानी रूटीन के मुताबिक भी एटलीस्ट फ़्लो में लेकर आना इतना आसान काम नहीं है। ख़ास तौर पे अगर मैं अपने रियल एस्टेट के प्रॉपर्टी के शोबे से के हवाले से बात करूं, हमारी इंडस्ट्री, हमारा शोबा वो है जो उस वक्त भरपूर तरीके से चलता है जब बकाया तमाम तर शोबे भरपूर तरीके से चल रहे हों और किसी भी शख्स को अच्छे से अच्छा फ़ायदा दे रहे हों। ठीक है। ज़ाहिर है, जब आपके पास एक अच्छी अमाउंट आ रही होती है तो आप उसको किसी अच्छी जगह इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, या आपके पास एक स्पेसिफिक अमाउंट हो तो आप अपना घर लेने के बारे में सोचेंगे। लेकिन सूरत हाल ऐसी है कि हर किस्म का शोबा, चाहे वो एक रेडी वाला हो या एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो, हर शख्स इस वक्त बुरे तरीके से परेशान है। किसी एक के पास भी ऐसी सहूलियात नहीं मौजूद कि वो अपने अखराजात और अपनी आमदनी में तवाज़ुन पैदा कर सके। एनीवन, ठीक है ना, ना कि कोई गरीब आदमी ना कोई अमीर आदमी, दोनों के लिए सूरत हाल बिल्कुल इस वक्त एक बराबर है। ठीक है। और अगर हम मार्केट में प्राइसेस की बात करें तो प्राइसेस इस वक्त रियल एस्टेट के शोबे में बिलखसूस डाउन जा रही हैं, चीज़ें नीचे की तरफ जा रही हैं। जनरल दीगर शोबों में भी अगर देखें तो इन्फ्लेशन की वजह से और सूरत हाल की वजह से कीमतें जितनी बढ़ गई हैं वो अनजस्टिफाइड है, किसी भी शख्स के लिए काबिल कबूल या उसकी पहुंच में नहीं है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह
देखा ये जा रहा है थोड़ा बहुत कि कीमतों ने वापसी का सफ़र शुरू कर दिया है। ठीक है। अलबत्ता वो सफ़र बहुत स्लो है। अभी भी वो शख्स जो मतलब 200 रुपये किलो वाले चावल लिया करता था, वो आज उस चावल को 380 रुपये के किलो के हिसाब से ले नहीं पा रहा। जी जी। अब वो कीमतें पीछे वापस आना शुरू होंगी, लेकिन 10-15 रुपये के हिसाब से मैक्सिमम इतना ही रिलीफ मिलेगा जो कि हमारे यहाँ एक नॉर्मल रिलीफ रहता है। इस सूरत हाल के अंदर आप किसी को कोई सब्ज़बाग दिखा भी नहीं सकते कि चले आप किसी को किसी तरीके से डाइवर्ट करके लेकर आए। लेकिन अगर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करें तो क्योंकि उसका स्केल ह्यूज होता है, हमारे यहाँ बेनिफिट आपको उसके हवाले से काफ़ी सारे मिल जाते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर तो अभी भी सोच सकता है कि वो किसी सेक्टर को स्टडी करके उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर ले जी। लेकिन जो मेन आपका पूरा मुल्क चलता है वो लोकल सिनेरियो के ऊपर चलता है कि लोकल आदमी का काम चल रहा हो, वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सके, वो एक कारोबार से दूसरे कारोबार पे स्विच कर सके। वो सिनेरियो बिल्कुल क्लोज है। कोई भी शख्स ये नहीं सोच सकता इस वक्त कि वो कोई नया कारोबार शुरू करे या अपने पुराने कारोबार के अंदर कोई बेहतरी लेकर आए, उसमें कोई इजाफा करे। जो जैसी सूरत हाल है उस पर गुजारा करने के ऊपर आप शिद्दत के साथ मजबूर हैं। ठीक है। हमारी सूरत हाल को, हमारी पॉलिसीज़ को कोई बड़ा चेंजेस लानी पड़ेंगी। अमन व अमान की सूरत हाल को, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को आपको फुल प्रूफ बनाना पड़ेगा कि कोई भी शख्स उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सके। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पहली इसकी शर्त है जिसका भी आपने तस्करा किया कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन या अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए। कीमतों में ये जो गैर ज़रूरी इजाफा हुआ है, इसके लिए एक इस्तिलाह इस्तेमाल होती है, लेकिन बहरहाल जी ये समझा देना आपके लिए काफ़ी है कि इसको जो प्राइसेस हैं, जो बढ़ी हुई कीमतें हैं, किस तरह कम होती हैं, इसके फार्मूले को तय किया जाए। और ये जैसा भी आसिफ साहब ने तस्करा किया कि ये तकरीबन नामुमकिन ही होता है कि अपनी असल जो इसकी कीमत है वहाँ तक ये आ जाएँ। थोड़ी बहुत कमी बेशी ज़रूर हो सकती है, लेकिन जब ये बुनियादी चीज़ें जब एक आम आदमी की दस्तरस से और पहुँच से दूर हो जाएँ तो फिर यकीनन जो प्रॉपर्टी की बात हो रही है बड़ी बेईमानी सी हो जाती है। और शहर कराची का जो सूरत हाल है, ख़ास तौर पर यहाँ के जो इदारे हैं, जो बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी और दीगर इदारे यहाँ पर दर्जनों मौजूद हैं, उनकी कारकर्दगी के हवाले से तो माशाल्लाह बैनुल अक़वामी जरीदे जो है वो लिख रहे हैं कि शहर कराची के अंदर ये जो कुछ हो रहा है, ये जो इमारतों का इस वक्त एक जाल बिछ गया है और जिस तरह से वसाइल को बर्बाद किया जा रहा है, सारी की सारी जिम्मेदारी उनके ऊपर आई होती है। बेशक इसमें एक बहुत लंबी एक बहस है, इसके ऊपर कभी मौका मिलेगा ज़रूर बात करेंगे कि माशाल्लाह जो इन अफसरान को लगाया गया है, ऐसे ऐसे करप्शन के कारनामे या अक्ल हैरान रह जाती है। और दुनिया में जब लोगों को पता चलता है कि इस नौइयत की करप्शन भी हो सकती है तो वो हैरान हो जाते हैं कि कैसे सब कुछ मुमकिन है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। नसीर भाई, अब ये फरमाइए कि जूं वक्त गुजरता जा रहा है, ये सारा सियासी एक एपिसोड है, ये तकरीबन अपने अख्ताम को पहुंचा है। इसका क्लाइमेक्स जो बड़े अरसे से बात की जा रही थी, जिनको सियासी फार्म है वो इस चीज़ की पेशगोई कर रहे थे कि ये सब कुछ जो है वो बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ जिस हिसाब ये अपने अंजाम को पहुँचा। मेरे ख्याल में अब ये बड़ा गैर ज़रूरी है कि इसके ऊपर मज़ीद कोई बात की जाए। जो कुछ हो रहा है वो सबके सामने है, बिल्कुल इसका यही अंजाम मुतवक्के था। अब हमारा सवाल ये है कि ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाने के बाद असल मसला जो अपनी जगह मौजूद है वो है मईशत की बहाली, जिसके अंदर हुकूमती इत्तेहाद अभी तक कामयाब नहीं हो सका है। कहा यह जा रहा था कि जो सियासी चैलेंजेस इतने हैं, मामलात ऐसे हैं, मेरे ख्याल में 1 साल से तकरीबन इससे ज़्यादा अरसा जो है गुजर चुका है। और बजट क्योंकि अब करीब है और तवक्कुआत के हवाले से हमेशा हमारी यही तवक्को होती है कि चीज़ें मज़ीद महंगी होंगी, मज़ीद लोगों की दस्तरस से दूर होंगी। आपकी राय क्या है इस हवाले से? मैं चाहूँगा ज़रा इस पर गुफ्तगू की जाए। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, आपने मदऊ किया यासिर भाई। बात यह है कि अभी पहले तो मैं इस बात पे बड़ी अच्छी बात की भाई ने और आपने भी, जो रियल इस्टेट का सेक्टर है इस वक्त बहुत तवज्जो तलब सेक्टर है। रियल इस्टेट बैकबोन ऑफ पाकिस्तान, एवरी कंट्री की बैकबोन है। ये सबसे लार्जेस्ट सेक्टर होता है, हर कंट्री का सबसे लार्जेस्ट सेक्टर है और इसको फौरी तवज्जो की ज़रूरत है। बात यह है कि कराची जो है इस वक्त बहुत डेंसली पॉपुलेटेड हो चुका है। तकरीबन इधर अगर हम एक रफली आदाद शुमार देखें तो 23,000 बंदा जो है पर स्क्वायर किलोमीटर के अंदर रह रहे हैं इसमें, जिसकी वजह से यहाँ पे ट्रैफिक के या रहने के मसाइल पैदा हो चुके हैं उसमें। अब उसका तरीका ये है कि इस लोग बाहर की तरफ जा रहे हैं, कराची से बाहर। अब बाहर जाते हैं तो लॉ एंड ऑर्डर का उनको देखना पड़ता है और जो
प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इस तरह से सही तरीके से रेवेन्यू डिपार्टमेंट में लिस्टेड नहीं है, जिसकी वजह से फ्रॉड और सारी चीज़ों को फेस करना पड़ता है, लोगों की पूंजियाँ ज़ाया हो जाती हैं। गवर्नमेंट को इसकी तरफ बहुत ध्यान देना चाहिए। अभी मैं रिसेंटली देख रहा था कि जितनी सोसाइटियाँ कराची के बाहर बन रही हैं, मैं आपको इस चैनल पे, वो सारी की सारी इलीगल हैं। मैंने कहा ये क्या हुआ? वो कहते हैं भाई सारी एग्रीकल्चर लैंड पे बन रही है। एग्रीकल्चर लैंड पे तो अलाउ ही नहीं है, पहले उसको आप ट्रांसफॉर्म करें रेजिडेंशियल के ऊपर। अब उसने सिर्फ SBA से या किसी और अथॉरिटी से उसने अगर NOC ले लिया तो वो नहीं होता। वो जब तक उसके पटवार के खाते में वो उसकी कैटेगरी चेंज नहीं होगी कि ये अब ये इस नॉट एग्रीकल्चर को कमर्शियल या रेजिडेंशियल इसको कर दिया है या इंडस्ट्रियल कर दिया है, तब तक वो नहीं हो सकता। लोग इंडस्ट्री भी लगा रहे हैं उसके ऊपर, लोग जो है वो गोडाउन्स भी बना रहे हैं उसके ऊपर, मतलब ये अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। अभी बहुत जल्दी जब ये जैसे सियासत में इस वक्त डंडा फिर रहा है और सारी सफाई हो रही है, इसी तरह से ये सफाई यहाँ पर भी जब शुरू होगी तो लोग सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसको होगी? कराची वालों को, चूँकि सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कराची वालों की कराची के बाहर सारी जाके करें, चूँकि कराची भर गया है और बहुत महंगी हो गई है प्रॉपर्टीज यहाँ पर मजीद कोई इतना कुव्वत खरीद ही नहीं है कि यहाँ पे कोई घर खरीदे या फ्लैट खरीदे, तो लोग बाहर जाके खरीदते हैं। वो बड़े अच्छे देते हैं कि भाई आपको किस्तों में देना होगा और ये 3 साल की किस्तें और आपका घर हो जाएगा या फार्म हाउस हो जाएगा। बात यह है कि वो उसकी जब ज़मीन की कैटेगरी एग्रीकल्चर है, वो आप खेत खलियान या गाय भैंसें काटल तो बना सकते हैं, लेकिन आप उधर घर नहीं बना सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अफरा तफरी का आलम हो जाएगा। तो ये इसके ऊपर गवर्नमेंट को बहुत तवज्जो की ज़रूरत है, खुसूसन सिंध गवर्नमेंट को बहुत तवज्जो की ज़रूरत है कि ये इसको फौरी तौर पर इसको कोई रेगुलेट करे। ठीक है, जो बड़े बहुत देव बने हुए हैं जो कराची के बाहर, वो तो शायद सर्वाइव कर जाए। जो छोटी छोटी सारी सोसाइटी हैं वो सारी, मैं देख रहा था इसके ऑलरेडी हाई कोर्ट में इसकी पिटीशन भी आ गई है, कई लोगों ने इसको फॉरवर्ड कर दिया कि ये क्या हो रहा है, ये मतलब ये किस तरह से आप ये इजाज़त दे रहे हैं। तो अच्छा, कई ऐसे हैं जो गवर्नमेंट लैंड के ऊपर उन्होंने इसको कर दिया, सोसाइटी लॉन्च कर दी है और उस पर पब्लिक इंटरेस्ट लिखो ले आए। उसमें SDA ये जो SDA या SBC है, ये NOC तो इशू कर देता है उसको, लेकिन उसको जो है वो उसकी जो ज़मीन की जो एग्रीकल्चर से कैटेगरी जो है एग्रीकल्चर से उसकी कमर्शियल या रेजिडेंशियल चेंज नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ा एक अलमिया बन जाएगा बहुत जल्दी मुस्तकबिल करीब में, और इसका शिकार सिर्फ कराची वाले होंगे। पहली बात ये, प्रॉपर्टी बहुत बड़ा काम है और प्रॉपर्टी के और जो इन्वेस्टमेंट आती है बाहर से, जो देखें बाहर बहुत बड़े पाकिस्तानियों की तादाद है, वो यही चाहते हैं वहाँ कमा के यहाँ पर पैसे भेजें ताकि यहाँ पर जो है अपने माँ के लिए, बीवी के लिए, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई प्लॉट ले लें, कोई घर वगैरह ले लें। मकसद यही होता है बाहर जो इतनी मेहनत मुशक्कत करते हैं, कमाते हैं। तो यहाँ पर अगर आप उनके ऊपर मजीद टैक्सेशन करेंगे, जैसे इन्होंने कुछ पीछे टैक्सेशन की उसके ऊपर, तो उसकी वजह से प्रॉपर्टी डाउनफॉल हो गया। फिर डॉलर की प्राइसेस को स्टेबल करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि कोई अगर किसी ने 100 रुपये डॉलर के हिसाब से भेजी थी, आज वो 300 रुपये का हो गया, तो उसकी तो पूंजी, उसका मेहनत ज़ाया हो गई। तो ये ज़रूरी है कि गवर्नमेंट को एक बहुत बड़ी एमनिस्टी, और मैंने सुनने में आ रहा है कोई रूमर्स हो रही है इस वक्त हो रही है कि बहुत बड़ी प्रॉपर्टी एमनिस्टी देने की ज़रूरत है, और शायद इसको कंसीडर कोई हो रहा है इस बात के ऊपर, तो ताकि ये बाहर की तरफ या कराची में जो भी इन्वेस्टमेंट हो रही है उसको सही तरह से करें। इसके साथ 100 ऑफ एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, सीमेंट इंडस्ट्री है, सरिया इंडस्ट्री है, मार्बल इंडस्ट्री है, वुड इंडस्ट्री है। तो प्रॉपर्टी बिजनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बहुत बड़ी एमनिस्टी की ज़रूरत है। ये जैसे इसको एमनिस्टी मिलेगी, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ यासिर भाई, ये एकदम से पाकिस्तान में बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। तो ये तो पहली बात हो गई कि ये प्रॉपर्टी हवाले से चूँकि ये बात हो रही है। बाकी जो माशियात की बात है, माशियात मुश्किल हुई, पिछले साल बहुत मुश्किल हुई, और मैं जैसे पहले कहता हूँ कि हम डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे थे, सारा कुछ हो गया था। अब डिफ़ॉल्ट से बातें ख़त्म हो गए, अब महंगाई को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं। बिल्कुल ठीक है, और महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत अच्छे स्टेप्स हुए हैं। आप देखें पेट्रोल भी सस्ता हुआ है, गो के इंटरनेशनल मार्केट में सस्ता हुआ है, लेकिन जिस तरह से डिफ़ॉल्ट हो रहा था, तो चाहे इंटरनेशनल मार्केट कुछ भी करे, हमने तो महंगाई करना था उसको, तो हमने उसको कंट्रोल किया। कुछ IMF प्रोग्राम से निकलने की भी बात हो रही है इनकी। तो ये चूँकि IMF की जो शर्तें थी कि 25% इंटरेस्ट रेट कर दें, पेट्रोल और महंगा कर दें, ये बड़ी ज़रूरी जो चीज़ें, वो 2-3 ऐसी चीज़ों को टारगेट करते हैं, उससे आम आदमी का तो बिल्कुल ही ऐसी तैसी हो जाती है। तो इन्होंने ये बहुत अच्छा स्टेप, बहुत अच्छा ऐलान वक्त पे किया है कि हम IMF के प्रोग्राम से निकलते हैं, और ये हम ये इसमें अपने तौर पे खुद बनाते हैं। उसमें ये गवर्नमेंट की के ऊपर ट्रस्ट है। मैं समझता हूँ जो आसपास नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो सऊदी अरब है, चाहे वो चाइना है, चाहे और मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिन्होंने उनको गारंटीज़ इशू की हैं, और
उनको फाइनेंशियली और अदरवाइज सपोर्ट भी की है। ये बहुत बड़ी सपोर्ट होती है जिसकी वजह से पाकिस्तान इस वक्त इससे निकल रहा है। प्लस कुछ इन्होंने और भी स्टेप्स लिए हैं जिसकी वजह से ये डॉलर की रिपेमेंट्स भी होती चली आ रही है। लास्ट ईयर मैं आपको बताता हूँ $20 बिलियन से ज़्यादा रोल ओवर या पेमेंट की गई है, जबकि इतने पैसे, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इस साल भी इनको कोई $15 अरब 16 अरब डॉलर का फिगर है जो इन्होंने पे अप कर दिया, और इसके लिए इन्होंने तैयारी पहले से ही करके रख ली है। ये तकरीबन 2 साल में समझे $35 अरब अगर दे देते हैं तो आप IMF का एक बहुत बड़ा बोझ उतर गया आपके सर से। अगर $100-125 की आपके ऊपर जो लोन है उसके ऊपर से अगर ये होता थे, अब आके इसकी वजह से अब आप देखें आज ही और कल में आप देखें ऑयल प्राइसेस भी कम हुई हैं, जो कुकिंग ऑयल प्राइसेस है, आटा भी कुछ कम हुआ है, ठीक है, कुछ हर चीज़ अब बेहतरी की तरफ आती चली आ रही है। ये अपनी माशीती उतना काम करिए। फिर एक कस्टोडियन ऑफ द नेशंस होते हैं जो हमारे यहाँ माशाल्लाह, मैं इसमें बहुत बड़ी बात है कि बड़ी इस वक्त जो उन्होंने हाथ एलीट क्लास पे डाला हुआ है जी। जो एलीट क्लास मुल्क के खिलाफ अगर कोई काम कर रही थी तो उन्होंने उसको भी नहीं छोड़ा, उन्होंने उसको भी गर्दन से पकड़ के, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उसको भी पकड़ के वो ले गए हैं उन्होंने। तो ये बहुत हौसला अफजा बात है कि अगर एलीट क्लास को भी पकड़ के काम करें तो इसका मतलब है कि आगे अब इनके प्लान्स बहुत अच्छे जा रहे हैं, आपकी क़यादत कुछ बेहतर है और सब एक पेज में है, चाहे वो पुरानी सियासी पार्टियाँ और नई सियासी पार्टियाँ, और जो इस वक्त जो एस्टेब्लिशमेंट है वो एक पेज पे आके उन्होंने इसको हाथ डाला है। और ये पाकिस्तान के लिए मेरा ख्याल है अब हमारा पाकिस्तान वाला स्लोगन जो है वो सही मानों में इम्प्लीमेंट होने जा रहा है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। और आप देखें कल की जो एक बड़ी सियासी रहनुमा की जो स्पीच थी जो उसने सोशल मीडिया पे आके की है, वो उसमें अपनी क्लैरिफिकेशन दी है। फर्स्ट टाइम उसने कहा है आइए मिल के बैठें, हमने ये किया था तो इसकी ये वजह थी और यूँ था ये था। तो इसका मतलब है कि वो जो एक जिस्मानी जो एक था, एक अकड़ या कुछ ईगो थी वो थोड़ी सी डाउनग्रेड हुई है और वो अब लेवल में, अब ये मेच्योरिटी लेवल कहलाता है। जो पहले की सियासी पार्टियां जो मेच्योरिटी लेवल वो अचीव कर चुकी हैं, ये भी अब मेच्योरिटी लेवल की तरफ आ रहे हैं। अगर इट्स टू लेट नाउ, बट इट्स टू लेट, ऑब्वियसली टू लेट। और इन्होंने बहुत बड़ा डैमेज करके और ये चीज़ की, हाँ डैमेज इज ऑलरेडी डन, लेकिन उस डैमेजेस को रिपेयर करने के लिए जिस तरह से तेज़ी से काम किया इन्होंने, ये भी मैं कहता हूँ सलूट है इन लोगों को, बहुत तेज़ी से काम किया और इनको पकड़ के और एक एक चीज़ को उन्होंने, मैं आपको बताऊं जो बाहर के मुल्कों में भी जो इस टाइप के जो देखें एक मजाक बन गया था, तमाशा बन गया था कि बाहर के मुल्कों में एम्बेसीज के सामने खड़े हो रहे हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हो रहे हैं, बसों के अड्डों पे खड़े होकर मुजाहरे कर रहे हैं पाकिस्तान के, वो उन सबकी इन्होंने फुटेज ली है, उन सबकी फेसेस लिए हैं उन्होंने और उसको अपने पास कंप्यूटर, अब नादरा का पूरा उनके पास सिस्टम मौजूद है, उसके ऊपर इन्होंने उनके पासपोर्ट को अब ये रिन्यू कर दें, जब जाएंगे ना पासपोर्ट अपना बाहर वाले, वो रिन्यू नहीं करेंगे उनका। आप देखें ये जो बाहर के लोग हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाएगी, जो बाहर पाकिस्तानी ये हरकतें कर रहे थे जी। और अच्छा जब वो पाकिस्तान में आएंगे तो उनको फिर शाही मेहमान का दर्जा दिया जाएगा। सही, ये मेरी रिपोर्ट है, पक्की रिपोर्ट है। मैं बड़ी जी इस बारे में बात कर रहा हूँ नासिर भाई, इसके ऊपर मजीद गुफ्तगू की जाएगी। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो आपकी जगहसाई हुई है और पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का ये जो मजाक बनवाया गया, ख़ास तौर पे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जिन्होंने ये काम किए हैं, ज़रूर इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। ये अब हमारी डिमांड है, इसके ऊपर हम आगे चल के बात करेंगे। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक है, ब्रेक के बाद सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू जारी थी, बात हो रही थी कुछ मौशी सूरत हाल के हवाले से, साथ साथ जो सियासी सूरत हाल रही है उसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ़ फरमाएँ और ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही थी कुछ शहर कराची के मसाइल के हवाले से और ख़ास तौर पे जो रियल इस्टेट का शोबा है उसके ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे, क्योंकि दोनों जो मुअज़्ज़ज़ मेहमान हमारे यहाँ मौजूद हैं उनका जो ताल्लुक़ है वो कहीं ना कहीं रियल इस्टेट के शोबे से है। नासिर भाई, ब्रेक पे जाने से पहले आपने तस्करा किया कि जो कुछ होता रहा बिल्कुल सही है, बहुत सारे लोग हैं जो लाइल्म हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स और उसका शिकार होते रहे जो हमने देखा, और फिर उसके बाद जो नस्ला टावर का मामला हुआ तो समझना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल है कि किसके ऊपर भरोसा किया जाए या ना किया जाए। इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू कीजिए, शहर कराची के अंदर ख़ास तौर पर जो कुछ सर बात यह है कि
जैसे नेस्ला टावर की मामला वो हुए और भी कराची में बिल्डिंग्स की बात होती है, या अभी जो रिसेंटली एक वाक़या हुआ था नॉर्थ आज़माबाद में ब्लॉक बी में एक शोरूम को डिमोलिश किया गया कि वो कोई 8 फुट की उसकी वॉल्यूशन थी कोई 12 साल पहले। अच्छा 8 फुट को इतनी बड़ी वॉल्यूशन अगर वो है वो अंदर की तरफ कोई थी उसकी तो उसको रिपेयर किया जा सकता था, उसके लिए उन्होंने उसका जो करोड़ों रुपए का शोरूम हो उसको डिमोलिश कर दिया SPCA ने। तो ये कुछ मामला इसको देखना पड़ेगा कि सियासी जो इंटरफेरेंस होती है इसको थोड़ा सा अवॉइड करना पड़ेगा इसमें, ताकि ये ऐसी बात ना हो उस बेचारे का बहुत बड़ा नुकसान हुआ जो उसका होना था। और ये एक अच्छा साइन नहीं दिया जाता क्योंकि वो इंटरनेशनल चेन जो गाड़ियों की चेन थी उसका वो शोरूम था, तो वो ये बात आगे तक जाती है फिर, और ये बात फिर नेगेटिव पॉइंट में आ जाती है। गो के उसका जो फ़ायदा SBSA को होना था या शहर कराची को होना था वो कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ उसका। नहीं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया जिसकी बात हो रही थी नेस्ला टावर को ख़ास तौर पे जब वो गिराया गया तो बहुत सारे ऐसे कंस्ट्रक्टर थे जिनसे हमारी बात हुई, उन्होंने कहा यहाँ तो बिल्कुल भी वो नहीं किया जा सकता, ये किसी प्रोजेक्ट में वो नहीं किया जा सकता क्योंकि एक बहुत बड़ा रिस्क है। हम तो बहुत सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं, बिल्कुल तो हमारी एक रिवायत रही है, तो अब वो कभी सोच भी नहीं सकते पाकिस्तान में आकर काम करेंगे या कोई देखिए ना इन्वेस्टमेंट को हर कोई बंदा ये देखता है कि भाई SBSA का NOC है और भी जो मुतल्लिका डिपार्टमेंट है उनके NOC हैं तो लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। इट्स ओके नहीं लोग अब तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने उस पर भी वो कर दिया क्योंकि ये जो इंसिडेंट हुआ ना उसके बाद लोगों ने कहा वो भी खत्म हो गया। अगर वो गलत बना था उसको SBA के वो बंदों को निशाने इबरत बनाना चाहिए, तो उनको तो कुछ नहीं हुआ। जो पब्लिक इंटरेस्ट है जो कराची के अवाम है वो तबाह बर्बाद हो गया। मैं इसमें एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहता हूँ, SPCA नहीं होना चाहिए, ये KBCA या हैदराबाद की अलग होनी चाहिए, सखर की अलग होनी चाहिए जो बिल्डिंग अथॉरिटी है, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी। जो SBSA एक छोटा डिपार्टमेंट उसका बहुत बड़ा स्कोप दे दिया उसको, पूरे सिंध का स्कोप उसको दे दिया, वो उसको कंट्रोल करने की इस्तात नहीं है उनकी। और ये कहीं भी दुनिया में ऐसा नहीं होता, बल्कि हर जगह पे डिस्ट्रिक्ट वाइज ये बनी होती हैं। वो डिस्ट्रिक्ट जो काउंसलर्स या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो देखती है कि हमारे इलाके में हमने कितनी हाई राइज जानी है और कितनी जानी, फिर उसको वो जो है स्टेट के जो या उसकी जो प्रोविंस का है वो उसकी पॉलिसी को मद्देनजर रख के करते हैं। ये कराची इटसेल्फ इतना बड़ा शहर है, मैं आपको बताऊं फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट है, पिंडी डिस्ट्रिक्ट है, पेशावर डिस्ट्रिक्ट है, हर बड़ा शहर एक डिस्ट्रिक्ट है। कराची में 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, यानी कराची इतना बड़ा शहर है कि ये एक आप पूरे पाकिस्तान में एक वाहिद मिसाल है जिसके अंदर 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो कराची में तो डिस्ट्रिक्ट वाइज की अलग, बल्कि एक KBCA नहीं होनी चाहिए बल्कि अलग डिस्ट्रिक्ट की ईस्ट की अलग KBCA होनी चाहिए, बॉडी अलग होनी चाहिए, कंट्रोल अथॉरिटी वेस्ट की अलग होनी चाहिए, साउथ की अलग होनी चाहिए, हर एक की अलग, ताकि उसको सही तरह कंट्रोल करे, मैनेज कर सके। एक KBCA के अगर स्टाफ लेवल वो कराची को देखे, हैदराबाद को देखे, सक्कर को देखे, ये बिल्कुल गलत डिसीजन है। इसको KBCA को तो फौरी तौर पर खत्म कर देना चाहिए और इसकी जगह डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एटलीस्ट कराची में डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन, ताकि लोकल बंदे भी उनको पता है कि हमारे इलाके में हमने किस तरह रहना है, ना कि कोई मतलब एक KBCA के ऑफिसर्स के ऊपर ये नहीं छोड़ा जा सकता। इसको बहुत बड़ा कर दिया उसका उनका भी। तो एक तो ये बात हो गई, तो इसलिए ये अरबाब इख्तियार को इसको फौरी तौर पे देखना चाहिए KBCA को। और दूसरी बात है कि जहाँ तक माशी मामलात हैं, इस वक्त बजट की जो आप बात करेंगे, बजट मैं समझता हूँ कि इनको बहुत बड़ा एक रिलीफ देना चाहिए, ख़ास तौर पे इंडस्ट्रियल पॉलिसी एक देनी चाहिए, जिस तरह मैंने अर्ज़ किया कि रियल इस्टेट को रिलीफ देना चाहिए, एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल पॉलिसी को भी इंडस्ट्रियल पॉलिसी करके और इंडस्ट्रीज़ को रिलीफ देना चाहिए ताकि इंडस्ट्रीज़ लोग लगाएं। लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना चाहिए। अब देखें कराची में जो इंडस्ट्रियल जोन है वो बहुत महंगे हैं, जस्ट साइट इंडस्ट्रियों करंगी इंडस्ट्रियल या न्यू कराची का इंडस्ट्रियल जोन है और जो भी है वो उनकी ज़मीनें इतनी महंगी है कि उसके ऊपर कोई भी फैक्ट्री लगा के उसको रन करना वो फिजिबल नहीं है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप कराची से बाहर जाते हैं और वहाँ इंडस्ट्री लगाते हैं। अब कराची से बाहर जैसे ही जाते हैं तो वहाँ लॉ एंड ऑर्डर का क्रिएट हो जाता है, वडेरा सिस्टम वहाँ पे चल रहा है फुल फ्लैज, वडेरा सिस्टम को ख़त्म करना पड़ेगा, उससे आज़ाद करना पड़ेगा अपने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को इनको, ताकि कराची के जो इंडस्ट्रियल, देखिए जाना कराची के इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, वहाँ पर अभी ऐसे लोगों में वो शऊर अभी नहीं हुआ कि वो लोग खुद इंडस्ट्री लगा सकें। बिल्कुल ठीक है, अभी इसमें बहुत वक्त है, आपने बिल्कुल सही कहा, निशानदेही उसकी की है। और ये लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अभी ये क्योंकि सोसाइटीज़ और ये सारा आप विज़िट करते हैं, आपके इल्म में यकीनन होगा इस वक्त जो एक मसला नज़र से गुजरा है वो ये ईद से पहले एक मवेशी मंडी शायद यहाँ पर लगाई जाती है, हमें तो खैर इस बारे में इल्म नहीं है, लेकिन ये बड़ी लोगों का तवज्जो का मरकज़ होता है। और इस दफ़ा लोग बड़े ज़्यादा फ़िक्रमंद हैं कि वो शहर से आहिस्ता आहिस्ता दूर ले जाते ख्याल ये कि आने वाले सालों में शायद हो सकता है कि ये
अंदरून सिंध के किसी इलाके तक जो है वो पहुँच जाए, क्योंकि जिस तेज़ी से उसको आगे करते जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि जैसे लॉ एंड ऑर्डर की अभी बात की, ख्याली आया दिमाग में कि ये लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अब लोग उस तरफ रुख नहीं कर रहे हैं। वहाँ जो एक बड़ी इकनॉमिक एक्टिविटी हुआ करती थी, तो अरबों रुपए में वहाँ पे डीलिंग होती है, गुज़िश्ता सालों में होती रही है, उसके अब इम्कानात बिल्कुल ख़त्म हो गए, क्योंकि लोग अब उस तरफ जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो जब इस तरह के मौशी फ़ैसले और पॉलिसी होगी, ये तो सिर्फ एक मसला है जिसकी मैंने निशानदेही की है, तो आगे मामला कैसे बढ़ेंगे, क्योंकि ये तो एक बहुत सीरियस सिचुएशन है। तो हम देख रहे हैं कि जो पूरे इंटीरियर के अंदर वो कच्चे का इलाका है, वो एक आपने एक और वो महाज खोल दिया है। वो यहाँ पे तो खैर लोग फिक्र नहीं है, लेकिन वो इंटरनेशनल मीडिया जब वो दिखा रहा है कि ये पुलिस ऑपरेशन चल रहा है, महीने उसको गुजर गए हैं, उसका कोई नतीजा नहीं निकल रहा है या इनसे नहीं कंप्लीट हो रहा, तो ये एक बड़ी अजीब बात है। जी फरमाइएगा। जैसे भाई मैं मेरे ख्याल से आपको सबसे पहले ये मवेशी मंडी का जो सिनेरियो है वो क्लियर कर दूँ, क्योंकि जैसे आपके लोगों के भी इल्म में है कि मैं एक कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी मुसलमाना पंजाब कोऑपरेटिव के नाम से उसको चेयर करता हूँ, उसको हेड करता हूँ। ठीक है। सबसे ज़्यादा परेशानी मवेशी मंडी से जो पिछले अदवार के अंदर रही है वो हमारी सोसाइटी के मकीनों पर रही है। ठीक है। क्योंकि जहाँ से मवेशी मंडी का दरवाज़ा लगता है एंट्री का, उस दरवाजे के बाद हमारी सोसाइटी का गेट आता है, अंदर एंटर होता है। ठीक है। और उससे आगे जाके फिर मवेशी मंडी असल में शुरू होती है। वो सिर्फ एक रास्ता बना हुआ है, एक कॉरिडोर है जिसमें से गुजर के आप जाओगे, उसके बाद आगे की जाके आपकी मंडी शुरू होगी। लेकिन 2 महीने का अरसा जो है वो हमारे लिए, हमारी सोसाइटी के रहायशियों के लिए, मेंबरान के लिए एक अजियत बना हुआ होता था। हर साल हमने कोर्ट में भी जाने की कोशिश करी है, लेकिन जिस किस्म का हमारे यहाँ का कोर्ट का निज़ाम है, हमें जो कोर्ट की डेट मिली थी वो मंडी ख़त्म होने के बाद की मिली थी। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, तो वो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं था कि हम उनको करते। बहरहाल ऐसा भी नहीं है कि कोई ज़्यादती की जाती हो, सिस्टमेटिक तरीके से उसको मैनेज करने के लिए बेनिफिट्स भी दिए जाते थे कि ठीक है आप लोग इस तरीके से करके इसको मैनेज करो। लेकिन यह है कि हमें परेशानी बहुत ज़्यादा होती थी। जब मंडी शुरू होती है उसके 1 महीने तक तो हम खाली यही आइडेंटिफाई करवाते रहते थे कि ये बंदा हमारी सोसाइटी के रहायशी है और ये जो बजरी का ट्रक जा रहा है ये बजरी है, ये बालू मट्टी नहीं है कि आपके पास इस्तेमाल होगी, ये वहाँ पे कंस्ट्रक्शन के लिए इस्तेमाल हो रही है। बड़ी मुश्किल से जाके हम लोग ये वाला सिस्टम सिनेरियो अपना पूरा करते थे। और उसके बाद जब मंडी ख़त्म हो रही होती थी जिस दिन, यानी ईद के दिन, ईद के दिन के बाद से अगले 15 दिन सोसाइटी के रहायशियों के लिए खाना खाना दूभर होता था, चूँकि मक्खियों की तादाद इतनी होती। कई मरतबा मीडिया के ऊपर भी इस चीज़ को हाईलाइट किया गया है, लाया गया है, लेकिन कोई इसका वो नहीं होता था। सबसे ज़्यादा खुशी अल्हम्दुलिल्लाह मवेशी मंडी के शिफ्ट होने की स्कीम 33 के रिहायशियों को है। ठीक है, कि उनके लिए जो एक अजियत बनी हुई थी वो ख़त्म हुई है और वो अब मंडी आगे की तरफ शिफ्ट हो गई है। मवेशी मंडी एक मरतबा फिर जो हमारे पास स्लोगन था कि जी एशिया की सबसे बड़ी मंडी, दोबारा से उसके ऊपर आ गई है। इससे पहले पिछले दौर के अंदर पिछले 4-5 सालों में वो स्टेटस जो है आपका ख़त्म हो गया। अच्छा, ये टाइटल जीत के वैसे मिला क्या आपको? ये तो कुछ भी नहीं मिला, छोड़े इसको। ये अजियतें मिली हैं जो मैंने आपको बताया। एक मरतबा फिर जब आपने वो किया, वो करने के लिए आपको स्पेस बड़ी चाहिए थी। नॉर्दर्न बाईपास वही इलाका है जिसका भी भाई ने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था, जो कि बड़ी स्पीड में डेवलप हो रहा है, जिसमें पूरा तेसर टाउन डिज़ाइन किया गया है। और वो मोस्टली लैंड जो थी वो सारी की सारी आपकी एग्रीकल्चरल लैंड थी। वहाँ तक अभी तक उधर कोई आबादी नहीं है जी। गोट है जी। कुछ लोग वहाँ पे कुछ एक सोसाइटी के अंदर पूरे में किसी ने मकान बना लिया हो तो बना लिया। जब आप इस किस्म के इलाके के अंदर जाते हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरत होती है सिक्योरिटी की। जिस वक्त आज से 20 साल पहले मवेशी मंडी हम लोग आया करते थे तो घर वाले ये क्या बेचते थे कि बेटा संभाल के जाना, राब्ते में रहना, पता रहना चाहिए कहाँ हो कहाँ नहीं हो। क्यों? क्योंकि सूरत हाल ख़राब होती थी। आज एक मरतबा फिर उसी सूरत हाल का हमें सामना है कि रोज़ाना की तादाद के अंदर कम से कम भी सैकड़ों की तादाद के अंदर लोग लुट रहे हैं। और मेरे ख्याल से एक आध गन शॉट का केस
नॉर्मल सी बात हो गई है उस एरिया एक आदमी कई हुए हैं गन शौक है, कई हुए हैं इससे रोजाना की बुनियाद ये जो हाईवे की मवेशी मंडी के आसपास कोई कहीं भी रुका भी कोई ताजिर वो हमारा था उसको भी मार दिया, बच्चों के सामने मार दिया उसको, और भी कई वाक़यात हो रहे हैं, ये वाले मामला चल रहे हैं। तो मवेशी मंडी बहरहाल एक तो थोड़ा दूर होनी चाहिए, मुस्तकबिल इसका जो है अगले 15-20 साल तक तो ये इसी जगह के ऊपर रहेगी, क्योंकि उस एरिया को डेवलप होने में इससे ज़्यादा ही टाइम लग सकता है। बिल्कुल ठीक है। और उससे आगे की जो आप बात कर रहे थे कि हो सकता है कि ये इंटीरियर की कहीं चली जाए, एन मुमकिन है कि इस सिस्टम को ही पूरा ख़त्म कर दिया जाए और दोबारा जो आपका पुराना सिस्टम चल रहा था कि जी एक मंडी मलीर में लगी हुई है, एक आपका दूसरी तरफ लगी हुई है, इस तरीके से करके हमें दोबारा अपने रूट्स पे वापस जाना पड़ेगा। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, पूरी दुनिया में जो है ना अब लोग सिविलाइज्ड हो गए हैं, ठीक है ना, वो इस तरह नहीं होता कि कान पकड़ के बकरे को लाके अपने घर के सामने ही हलाल करना होता है, ऐसा नहीं होता। वो उनके जो है बुचर एरियाज बने हुए हैं, मुजबा खाने बने हुए हैं, वहाँ पर एक नंबर अलॉट हो जाता है और वहाँ जाके वो बकरे को एक सिविलाइज तरीके से करके उसका गोश्त ले आते हैं गाड़ियों में भर के, ठीक है। और वो भी बड़ा आप चाहे ये हमारे सामने मिडिल ईस्ट की मिसाल है, सऊदी अरब की है, उन्होंने इतने ऑर्गेनाइज लेवल पे कि वो एक बड़ी आबादी को भी उसको संभाल लेते हैं, किस तरह गाड़ी ने आना है, गाड़ियों ने आना है और कटवा के अपने बकरों को ले जाना है। ये पूरा ये नहीं होता। अब आप सोच सकते हैं पूरा जद्दा शहर में खून खून और बकरों का और गाय बैलें और ऊँट, वहाँ तो ऊँटों की कुर्बानी होती है, तो इसका मतलब है ऊँटों के खून और खून। एक जगह आप मुझे बता दीजिएगा, अगर मुझे कोई तस्वीर दिखा दें शायद मेरी गलतफहमी दूर हो जाए, पूरे जद्दा में, पूरे मदीना में, पूरे मक्का में, अभी वहाँ पर इतना बड़ा हज होगी, पूरे मक्का में कहीं पर एक खून गिरा हो, किसी ने अपने घर के सामने उसको हलाल किया, ऐसा सिस्टम कहीं नहीं है। ये अनफॉर्चुनेटली, मैं ये अनफॉर्चुनेटली कहता हूँ, ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान में ये सिस्टम है कि घर में लाके ही उसको करने की बरकत होती है। बात यह है आप कहीं और भी करेंगे उतनी बरकत होगी, कुर्बानी होती है। तो उसमें अलग से ऑर्गेनाइज इनको बनाना चाहिए। ये बकरा मंडी शंडी का ये सारा कॉन्सेप्ट जो है इसको ख़त्म करके और देखना चाहिए। आप अपनी अकल नहीं, अगर नहीं है अकल तो कोई बात नहीं, आप नकल कर लें, आप सऊदी अरब की नकल कर लें। मसला ये है कि देखिए नासिर भाई, अब कुछ मामलात ऐसे हैं कि जो अब ये अगर बात कही जाए ना कि जैसे भी आपने निशानदेही कर ही डाली, बहुत सारे लोग इन मामलात को समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसे मुल्क में ना, और बिलखुसूस शहर कराची में, मैं इसलिए इसके ऊपर खामोशी हमेशा इख्तियार करता हूँ कि मैंने अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को देखा है कि जो तमाशे लगाते हैं, घर के बाहर जानवर बांध के मेला लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे। फ्लैटों में क्या हाल होता है, जो अलग अलग फ्लैटों के अंदर जो जगहें होती हैं सारी ऐसा होता है। अच्छा, उसमें जो औरतें बच्चे जिन्होंने आना जाना है उनको कितनी तकलीफ होती है, कोई गाय टक्कर मार रही है, कोई बकरा टक्कर मार रहा है, कोई गिर रहा है, कोई मर रहा है, कोई तहारत पाकिज़गी ख़त्म हो चुकी है, लोगों की बदबू में रह रहे होते हैं। उसको इस दौरान आप हफ्ता 10 दिन जो है आप किसी भी फ्लैटों की जो सोसाइटी बनी होती है, चाहे वो गुलिस्तान जोहर है, चाहे आपका नॉर्थ कराची है, चाहे वो न्यू कराची है, वहाँ पर आप जो फ्लैटों की एक सोसाइटी बनी होती है जिसमें 4-5 बिल्डिंगें इकट्ठी होती हैं, उसके अंदर ज़रा आप मुझे जाके दिखा दें। बिल्कुल आपने सही कहा कि देखें जिस कौम के अंदर, कौम लफ्ज़ माजरत के साथ मुँह से मेरे निकल गया, ये जिस हुजूम में लोग कूड़ा अपना उठा के डब्बे के अंदर नहीं डाल सकते, तवज्जो रहे, उनके लिए ये साफ़ सफाई, ये सारे मामलात, किसी भी आप गली में किसी भी का लोग यहीं के रहने वाले शहर कराची के बाहर जो लोग ये देख रहे हैं, शायद उनके इल्म में कि अभी गुज़िश्ता 3 या 4 या 5 साल से हम देख रहे हैं कि ये जो बरसात का सिलसिला है ये ईद के दिनों से शुरू हो जाता है, प्री मानसून का जो सीज़न है। और इससे पहले भी जो साल गुजरे हैं बड़े बरसात के बाद जो वक्त पड़ गया था, जी बिल्कुल, वो ये साफ़ सफाई के मामलात होते 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 तकरीबन 3 से 4 माह लगते हैं। बिल्कुल, जब ये मामलात अपनी जगह पर आते हैं, उन जिन जगहों पर ये हमारे शहर कराची के लोग उनको, क्योंकि ये बड़ा एक उनका मशगला है, ये कुर्बानी के जानवर, बहुत सारी मिट्टी जमा करके उसको वहाँ पर बांधना, फिर वहाँ पे खेल तमाशे होना, फिर वहाँ पे टिकटॉक और तस्वीरें बनाना, ये हमारे मशगले हैं। जी, वो कुर्बानी का जो मफहूम और एक वो फ़लसफ़ा बहुत कहीं दूर छोड़ा है, तो जिसके लिए सारे वो किए जाते हैं। तो वो जब जगह सफाई की जब बारी आती है, क्योंकि हम लोगों की हमेशा से ये बहसियत, हमारे एक कौम, फिर मुँह से मेरे निकलते रह गया, ये हुजूम एक रिवायत है कि कोई भी काम है जब ये ईद हो जाती है उसके बाद ये हाथ साफ़ करते हैं और उसके बाद सब अपने घरों को जाते हैं, और फिर जो जहाँ है वो वैसे ही रहता है। जैसा भी इन्होंने अर्ज़ किया कि वो सोसाइटी की जो भी जगह से वो हटते तकरीबन 4 से 6 महीने लगते हैं,
और 6 महीने के बाद इत्तेफाक से फिर वो सिलसिला दोबारा शुरू हो जहनी जाता है। अजियत का शिकार हो जाते हैं, जहनी कोफ्त का शिकार हो जाते हैं और डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये तमाशा क्या हो रहा है। पूरे शहर कराची इतना बड़ा हुजूम वाला शहर है, मैं वही नहीं कहूँगा कि आबादी वाले हुजूम हो चुका है ना, चूँकि अफरा तफरी में जो चीज़ रहे वो हुजूम कहलाती है। एक ऑर्गेनाइज तरीके से कहें तो फिर हम उसको कह सकते हैं डिसिप्लिन सिविलाइज तरीके से। तो वो हुजूम में आप बकरे गाय बैल सारा ला के एक पूरा वक्त बनाया हुआ है। ये तरीक़ेकार मेरे ख्याल है अब अरबाब इख्तियार को भी देखना चाहिए और जो इस वक्त सियासी क़यादत जो यहाँ पर है उनको भी देखना चाहिए, उनको अपने मजहबी लोगों को बुलाना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि भाई ये आपके जो सऊदी अरब है, जो आपके और भी जो मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, कुवैत है, कतर है, उन्होंने इतना साफ़ सुथरा अपना मुल्क रखा हुआ है, फुटपाथ इतने साफ़ हैं, आप वहाँ नंगे पाँव भी चल जाएँ तो पाँव गंदा नहीं होता। तो बात यह है कि उनके यहाँ तो इस तरह से बकरे हलाल कर 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 करके फुटपाथों पे नहीं उसकी उजड़ियाँ डाली जाती। ये जो है ये कोई तमाशा, ये क्या आपने बना रखा है यासर भाई। अब देखिए अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं, इतना दर्द होता है कि ये ऐसा हो गया शहर कराची, इस वक्त शहर कराची दिल जाता है भाग जाए बंदा। मैं आपको यकीन करो पिछले कई साल ऐसे थे जो मैं निकल जाता था बाहर, मैं बाहर जाके कुर्बानी करूँ, मैं इसमें रह ही नहीं सकता इसमें। और जो उसमें जो उसके बाद बीमारियाँ फैलती हैं, जो मक्खी मच्छर और नई नई किस्म की चीज़ें होती हैं वो एक अलग है। उसमें जो लोग बीमार, अजीब ये क्या तमाशा बना रखा है इन्होंने। मज़ाबा खाने बनाए, अभी भी वक्त है इसको ऑर्गेनाइज करें, इनको बहुत तरीके से। चलो ज़्यादा नहीं बना सकते, कुछ आबादी के लिए तो कर दें और उसको मिसाल बना के बाकियों के लिए अगले साल के लिए कर लें, लेकिन को प्लानिंग तो करें। हम तो प्लानिंग से भी गए हैं, बिल्कुल प्लानिंग से भी गए। मामला ये है कि ये वक्त मेरे पास खत्म हो गया, आखिरी जुमला बस। एक तो हुकूमत कुछ करना नहीं चाहती, आवाम मानने को राजी नहीं। बिल्कुल ठीक है, बस यही मेरे ख्याल में, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहा जा सकता। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ जनाब आसिफ अफार का, नासिर रियाज साहब, दोनों मौजूद मेहमानों का। प्रोग्राम में उन्होंने वक्त दिया, शामी गुफ्तगू है, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद सिलसिला जारी रखेंगे। देखते रहिए गुड मॉर्निंग कराची।